गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम राजन झा, असिस्टेंट प्रोफेसर मारवाड़ी कॉलेज रांची। आज का यह वीडियो सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है जो CC 3 पेपर मैक्रो इकोनॉमिक्स के इन्फ्लेशन से है। अब है कि इन्फ्लेशन क्या होता है। तो इन्फ्लेशन एक जनरली हम लोग हमेशा से सुनते हैं, एक सबसे कॉमन जो डिस्कशन का टॉपिक है इन्फ्लेशन, वो इन जनरल सब लोगों के ध्यान में होता है, जिसको हम लोग एक तरह से महंगाई बोलते हैं कि महंगाई बढ़ रहा है। किसी वस्तु का जो रेट बढ़ता है उसी को हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं, मतलब एक एग्रीगेट लेवल पे। तो इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि इन्फ्लेशन डिस्क्राइब्स एन इंक्रीज इन ओवरऑल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन एन इकोनॉमी ओवर ए सर्टेन पीरियड। मतलब जो इन्फ्लेशन है इसको हिंदी में मुद्रास्फीति भी बोलते हैं। मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन ये डिस्क्राइब करता है कि ओवरऑल प्राइस लेवल जो है ना, प्राइस लेवल में जो चेंज हो रहा है एक सर्टेन पीरियड में किसी भी इकनॉमी में, और किसका, किसी भी गुड्स एंड सर्विस का, मतलब किसी इकनॉमी में किस गुड्स एंड सर्विस का जो जनरल प्राइस लेवल चेंज होता है वही इन्फ्लेशन है। इजी लैंग्वेज में कहें तो इन्फ्लेशन मीन्स ए जनरल राइज इन प्राइस, मतलब मूल्य में एक बढ़ोतरी जो होती है वही इन्फ्लेशन है। अब इन्फ्लेशन का कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन रिड्यूस द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो इन्फ्लेशन क्या करता है, लोगों का जो परचेजिंग पावर है, जो खरीद क्षमता है, क्रय क्षमता है, उसको कम कर देता है। कई बार इसका अच्छा प्रभाव भी है, जैसे इट इज़ सेड माइल्ड इन्फ्लेशन इज़ अ टॉनिक फॉर इकोनॉमी। मतलब जो माइल्ड इन्फ्लेशन मतलब कम रेट का जो इन्फ्लेशन है वो इकोनॉमी के लिए एक बूस्ट का काम करता है, एक बूस्टर का काम करता है। और कहा जाए तो इन्फ्लेशन जो है हमारे अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा, हमारे सिस्टम में सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला टॉपिक है। और सिर्फ इकोनॉमिक में नहीं, यह सिर्फ एक इकोनॉमिक टूल नहीं है। इन्फ्लेशन जो है हमारा वह एक पॉलिटिकल टूल भी है। आप कई बार देखे होंगे कि महंगाई हमेशा से पक्ष हो या विपक्ष हो उसके लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है। अगर महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है तो विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा होता है कि सरकार महंगाई पे नियंत्रण नहीं लगा पा रही है, वस्तुएं और सेवाएं महंगी होती जा रही हैं। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि जो दूसरे, जैसे अगर महंगाई बहुत कंट्रोल में हो, इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल रेट में हो, तो पक्ष कहता है, जिनकी सरकार होती है उनका कहना होता है कि हमने महंगाई दर को अपने नियंत्रण में रख रखा है। तो यह इकोनॉमी के साथ साथ एक पॉलिटिकल टूल भी है इन्फ्लेशन। नेक्स्ट स्लाइड में फिर हम देखेंगे इन्फ्लेशन के कितने टाइप्स हैं। यहाँ पे इस वीडियो में हम 3 इन्फ्लेशन की चर्चा करेंगे: डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और मिक्स्ड इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और कहा जाए टाइप्स के अलावा इसको हम लोग कॉज ऑफ इन्फ्लेशन में भी देखते हैं कि इन्फ्लेशन का क्या कॉज है, उसमें भी हम इसको देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले डिमांड पुल इन्फ्लेशन से। तो नाम से ही क्लियर है कि डिमांड के कारण जो इन्फ्लेशन हो, जहाँ डिमांड एक रोल प्ले करे उसके कारण। तो इसको हम बताते हैं, इट अकर्स व्हेन ओवरऑल डिमांड फॉर गुड्स और सर्विसेज इंक्रीज्ड फास्टर दैन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। मतलब जब ओवरऑल डिमांड जो है वस्तुओं और सेवाओं का जो मांग है वो उसके उत्पादन कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़ जाए। जैसे मान लीजिए इकोनॉमी का तो एक क्षमता है ना कि किसी गुड्स एंड सर्विस को हम इतना मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं, और उस क्षमता से ज़्यादा जो उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उस प्रोडक्शन कैपेसिटी से अगर अधिक मात्रा में उस वस्तु की मांग बढ़ेगी इकोनॉमी में, तो उसके कारण जो इन्फ्लेशन होगा वह कहलाएगा हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यह क्या करता है, यह इन्फ्लेशन डिमांड सप्लाई गैप को बढ़ा देता है। मतलब आपका जो डिमांड है और सप्लाई है दोनों के बीच के डिफरेंस के कारण ये प्राइस राइज करता है। अब आप देखें हैं कि डिमांड ज़्यादा हो किसी वस्तु का और उसका सप्लाई कम हो,
तो डिमांड ज़्यादा होगा, सप्लाई कम होगा। तो हम लॉ भी पढ़े हैं, लॉ ऑफ डिमांड में, कि इस तरीके से ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि प्राइस राइज करता है। उसको हम लोग इलस्ट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो फिगर है उसके थ्रू हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यह काम करता है। फिगर में आप देखिए कि किस तरीके से डिमांड और सप्लाई, तो हाँ देखिएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब उसमें हमको देखना है कि मान लीजिए जो इकोनॉमी है वो पहले P1 प्राइस है और AD1 एग्रीगेट डिमांड का कर्व 1 और AS एग्रीगेट सप्लाई है। अब अगर मान लीजिए किसी वस्तु का डिमांड बढ़ के जो AD1 देख रहे हैं वो AD2 पे चला गया, मतलब इकोनॉमी में कंज्यूमर ने डिमांड बढ़ा दिया और वो क्या हो गया, AD2 पे चला गया। और एग्रीगेट सप्लाई कर्व को आप देखिए, जो AS कर्व है वो एक ही है, वो स्थिर है, दूसरा नहीं है, वो चेंज नहीं हुआ। यहाँ चेंज क्या हुआ, सिर्फ एग्रीगेट डिमांड चेंज हुआ। तो एग्रीगेट डिमांड चेंज होने के कारण क्या देखते हैं कि प्राइस चेंज हो गया। अब आप प्राइस को देखिएगा, P1 से P2 पे चला गया, मतलब प्राइस इंक्रीज कर गया। क्यों इंक्रीज किया, क्योंकि डिमांड इंक्रीज किया, लेकिन डिमांड के साथ सप्लाई इंक्रीज नहीं किया, एग्रीगेट सप्लाई जो था वो इंक्रीज नहीं किया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि प्राइस में इंक्रीमेंट हो जाता है। तो इस तरह का जो इन्फ्लेशन जो डिमांड साइड से होता है, डिमांड के कारण, डिमांड ज़्यादा प्रोडक्शन कम, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है, जो कॉस्ट पुश है ये क्या है, किसी भी वस्तु के प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्रीमेंट हो, प्रोडक्शन में ओवरऑल इंक्रीज नहीं हो, प्रोडक्शन के कॉस्ट में इंक्रीज हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जैसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन का लागत बढ़ जाए, उत्पादन लागत बढ़ने के कारण जो वस्तु और सेवाएं महंगी होती है तो वह कहलाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे इंक्रीज करेगा, तो वो होता है जब इनपुट प्राइस, जैसे इनपुट प्राइस क्या होता है, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम यूज़ करते हैं उसके प्राइस में चेंज आ जाए। जैसे लेबर का रेट बढ़ जाए, वेज बढ़ जाए, रॉ मटेरियल महंगा हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी महंगा हो जाए, जो आप फ्यूल यूज़ करते हैं वो फ्यूल का कॉस्ट बढ़ जाए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाए, या जो भी इनपुट आप इस्तेमाल करते हैं किसी वस्तु के प्रोडक्शन में, किसी भी गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन में, वो अगर महंगा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, उस सेवा की कीमत बढ़ जाएगी। तो उसी को हम लिखे हैं व्हेन द प्राइसेस ऑफ इनपुट्स लाइक रॉ मटेरियल्स, लेबर इंक्रीज, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज becomes more expensive and producers need a higher price to be profitable। अब क्या होगा कि जब इनपुट कॉस्ट बढ़ा तो उसको प्राइस बढ़ाना होगा, जो प्रोड्यूसर है वो प्राइस को बढ़ाएंगे, उस प्राइस बढ़ने से क्या होगा कि मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इसको फिर हम नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें फिगर के थ्रू हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को देख। अब इसमें आप देखिए कि किस तरीके से एग्रीगेट डिमांड जिसको हम AD1 से डिनोट कर रहे हैं और AS1। अब AS1 क्या है, एग्रीगेट सप्लाई है, तो पहले से एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश है। अब मान लीजिए कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो इनपुट है वो महंगा हो गया, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि एग्रीगेट सप्लाई का कर्व क्या चला गया, ऊपर की ओर मूव कर गया, जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर गया। तो ये जो लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया एग्रीगेट सप्लाई का वो क्यों किया, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर गया। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है हमारा, वो रिड्यूस हो गया। तो अब फिर आप देखिएगा जो प्राइस में चेंज आपका P1 से फिर P2 हो गया। पहले जब एग्रीगेट सप्लाई 1 AS1 और AD1 का जो कम्बिनेशन था उसमें प्राइस कितना था, P1। अब इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण प्रोडक्शन कॉस्टली हो गया और एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर गया, तो प्राइस भी P1 से अब P2 की ओर मूव कर गया।
तो आप इस फिगर में क्या देख रहे हैं कि आपका एग्रीगेट डिमांड में तो किसी तरह का कोई चेंज नहीं देख रहे हैं हम। डिमांड जैसा था पहले, डिमांड वैसा ही है। डिमांड में तो कोई चेंज नहीं आया। मार्केट में जो कंज्यूमर जो डिमांड कर रहे थे गुड्स एंड सर्विस का, उस डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण, इनपुट कॉस्ट में हम क्या देखें, जैसे लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा, रॉ मटेरियल जो भी यूज कर रहे हैं उसका कॉस्ट बढ़ जाए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाए, या और भी किसी भी तरीके से अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ता है और उसके कारण एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, प्राइस जो है P1 से अब P2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या देखें, AS1 से सप्लाई शिफ्ट हो गया AS2 पे, और इस तरीके से आप देखें कि ये कारण है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मतलब कॉस्ट के कारण वस्तु और सेवाएं महंगी हो गई इस कंडीशन में। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं मिक्स्ड इन्फ्लेशन को ही समझिए कि पहला आप जो देखे थे वो डिमांड साइड इन्फ्लेशन था, जो हम देखे हैं डिमांड पुल, और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है, ये सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है। दोनों अलग अलग है, एक प्रोड्यूसर के साइड से और एक पहला जो था वो कंज्यूमर के साइड से। जो डिमांड पुल था वो कंज्यूमर के साइड से डिमांड बढ़ने के कारण हुआ, और दूसरा जो है कॉस्ट पुश सप्लाई साइड है, प्रोड्यूसर साइड से है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में वो होगा मिक्स्ड इन्फ्लेशन। अब इसमें आप देखेंगे मिक्स्ड इन्फ्लेशन में कि यहाँ डिमांड और सप्लाई जब दोनों साइमल्टेनियसली चेंज होता है, मतलब दोनों एक साथ चेंज होने लगे, उसके कारण जो इन्फ्लेशन जनरेट होता है वह कहलाता है आपका मिक्स्ड इन्फ्लेशन। तो वही लिखे भी हैं, आप पॉइंट सबको देखिए। व्हेन डिमांड एंड सप्लाई बोथ वर्क साइमल्टेनियसली, उसके बाद दे स्टेट दैट बोथ द फोर्सेज ऑपरेट साइमल्टेनियसली एंड इंडिपेंडेंटली इन एन इन्फ्लेशनरी प्रोसेस। मतलब ये दोनों फोर्स, जो डिमांड फोर्स है और सप्लाई फोर्स है, जब एक दूसरे एक साथ वर्क कर रहा है और इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है, इंडिपेंडेंटली वो एक्ट कर रहा है, तो उस स्थिति में हमारा जो है इकोनॉमी वो इन्फ्लेशन में आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि जो आपका प्राइस चेंज हो रहा है, पहले आप जो दो टाइप देखे हैं, एक आप देखे थे डिमांड पुल, उसमें क्या हो रहा था कि डिमांड ज़्यादा था, प्रोडक्शन कम था, तो उसके कारण इन्फ्लेशन हो रहा था। तो डिमांड साइड का था, एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज कर गया था, इसलिए वो था। दूसरा जो आप देख रहे हैं वो क्या है, यहाँ एग्रीगेट सप्लाई में चेंज के कारण देखे थे। लेकिन ये जो मिक्स्ड इन्फ्लेशन है इसमें दोनों एक साथ आप देखेंगे, दोनों में चेंज हो रहा है। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन दोनों चेंज करता है, और इस दोनों में चेंज के कारण इन्फ्लेशन होता है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड के फिगर से देखते हैं। इस फिगर में आप देखेंगे कि दो डिमांड कर्व है AD0 AD1, और दो सप्लाई कर्व है AS0 और AS1। अब आप एक एक करके देखिए, जैसे हम देखते हैं पहले AD1 और AS1। अब AD1 और AS1 एक जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है E2 पॉइंट पे, तो वो इक्विलिब्रियम होगा। वहाँ पे क्या होगा कि P2 प्राइस और Y0 आउटपुट है उस इकोनॉमी का। उसके बाद दूसरा हम देखेंगे कि अब मान लीजिए एक पॉइंट है AD0 और AS0, मान लीजिए पहले इकोनॉमी उसी पॉइंट पे था, AD0 और AS0, जिसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है E0 पॉइंट पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। और वहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि P0 प्राइस और Y0 आउटपुट है, Y0 आउटपुट और P0 प्राइस पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में वहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब सोचिए कि डिमांड बढ़ जाए और वो बढ़ के AD1 पे चला जाए, तो क्या हो जाएगा, अब वहाँ पे P1 प्राइस और Y1 आउटपुट हो जाएगा उस कंडीशन में।
तो आप देखें कि डिमांड बढ़ गया तो प्राइस चेंज कर गया, लेकिन फिर आप देखिए कि यहाँ पे एक सिचुएशन जनरेट होता है और एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज करता है, और एग्रीगेट सप्लाई जो AS 0 पे था वो AS 1 पे चला जाता है। तो अब फिर से इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा E2 पॉइंट पे। तो अब आप देखेंगे जब AD1 और AS1 और उसका तुलना कीजिएगा AD0 और AS0 से, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आउटपुट सेम रहा, Y0 ही रहा, लेकिन प्राइस P3 हो गया E2 इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। यह क्यों हुआ? क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों में चेंज आया। एग्रीगेट डिमांड AD0 से AD1 हो गया और एग्रीगेट सप्लाई AS1 से AS0 से AS1 हो गया। इस तरीके से आप क्या देखें कि वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पहले से हायर लेवल पे चला गया, लेकिन आउटपुट Y0 रहा, प्राइस सिर्फ बढ़ के P3 हो गया। तो ये मिक्स्ड इन्फ्लेशन है। एक और पॉइंट आप देखिए उसमें E1 है। तो आप एक बार देखे थे कि डिमांड में चेंज हुआ, सप्लाई में चेंज नहीं। अब दूसरा केस है कि AD0 है और मान लीजिए वो E0 पे पहले से इक्विलिब्रियम पे है, AD0 AS0। अब इकोनॉमी में क्या होता है कि सप्लाई इंक्रीज करता है, मान लीजिए सप्लाई डिक्रीज करता है, AS0 से AS1 हो जाता है। AS0 से AS1 होना क्या है? सप्लाई का डिक्रीज होना। तो अब देखिए AD0 और AS1 का एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट करता है जो E1 पे है, और जो E1 है वहाँ पे आप देखिए प्राइस P1 हो जाएगा और आउटपुट जो है आपका वो Y0 से कम हो जाएगा। वहाँ दिखाया नहीं गया है, लेकिन वह उससे नीचे आ जा रहा है, Y0 से कम हो जा रहा है। तो इस तरह के सिचुएशन में क्या होता है कि आपका जो E1 है, यहाँ पे आप क्या देखें कि आपका एग्रीगेट डिमांड में चेंज नहीं आया, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई रिड्यूस कर गया, तो आउटपुट भी रिड्यूस किया लेकिन प्राइस राइज कर गया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि दोनों में चेंज होता है, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड में, और इसके कारण भी इन्फ्लेशन जनरेट होता है। तो यह था आपका लास्ट मिक्स्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, तो वही है, लास्ट स्लाइड आपका है, लास्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हम एक्सप्लेन किए हैं कि दीज आर द 3 इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, जो हम तीनों को देखे हैं, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश और मिक्स्ड इन्फ्लेशन। In general, it is observed that demand pull inflation occurs in developing countries। मतलब जनरली ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड ज़्यादा हो और उसका प्रोडक्शन कम होते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ का केस है कि वहाँ पे हमेशा डिमांड सप्लाई गैप रहता है, मतलब सप्लाई कम डिमांड ज़्यादा, तो वहाँ इस तरह का इन्फ्लेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। उसी तरीके से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो जनरली डेवलप्ड कंट्रीज़ में पाया जाता है कि कॉस्ट, वहाँ पे हमेशा जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो अपना कॉस्ट को इंक्रीज करता है। कॉस्ट हमेशा चाहता है कि उसका वेज इंक्रीज रहे, उसका जो भी फैक्टर एम्प्लॉय है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसको रेंट मिल सके। इस तरह का जो सिचुएशन होगा ये जनरली डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखा जाता है। उसके बाद डेवलप्ड कंट्री या उसके अलावा जहाँ पे यूनियन लीडरशिप ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वहाँ भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सामने आती है, या वहाँ पे रिसोर्स का स्कार्सिटी हो, इसके कारण भी यह समस्या आती है। उसके अलावा जो देयर आर सम अदर क्लासिफिकेशन आल्सो फॉर इन्फ्लेशन विच इज़ बेस्ड ऑन रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो हम इन्फ्लेशन को और भी कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। उसको क्लासिफाई करने का 4 दिया है। जैसे एक होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब है कि जब इन्फ्लेशन बहुत धीमे गति से बढ़े, ठीक है, तो वह इन्फ्लेशन कहलाता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। वह जनरली क्या होता है 3% से कम होता है, 3% या 3% से कम हो तो वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहलाता है। दूसरा होता है वॉकिंग, when price rises by more than 3% and less than 10%। जब प्राइस राइज, जब इन्फ्लेशन का रेट 3% से ज़्यादा और 10% से कम हो तो वह कहलाता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। उसका है गैलोपिंग
इन्फ्लेशन व्हेन प्राइस राइजेज बाय मोर देन 10% एंड लेस देन 50%। मतलब जब प्राइस का जो इंक्रीज रेट है, जब इन्फ्लेशन का रेट 10% से ज़्यादा हो और 50% से कम हो तो वो कहलाता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। और लास्ट है हाइपर इन्फ्लेशन व्हेन प्राइस राइजेज बाय मोर देन 50%। जब 50% से ज़्यादा प्राइस राइज होना शुरू हो जाए तो वह सिचुएशन कहलाता है हाइपर इन्फ्लेशन का। तो जनरली देखा जाता है कि अगर आप क्रीपिंग इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में तो सही है, वो इकोनॉमी को बूस्ट करता है। जब वो इन्फ्लेशन वॉकिंग में आने लगे, जैसे 3% से 10% पे जाने लगे, तो यहाँ पे जो अथॉरिटी है उसको यहाँ पे मॉनिटरिंग शुरू करना होता है कि ये उस रेट से ज़्यादा ना जाए। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन गैलोपिंग में चला गया तो बहुत ज़्यादा प्राइस राइज करता, हाइपर इन्फ्लेशन में गया, इसका मतलब इकोनॉमी को पूरी तरह से तबाह कर देगा। इसीलिए ये जो क्लासिफिकेशन है वो इन्फ्लेशन के रेट के अनुसार है। तो इस तरीके से आप इसमें देखे हैं इस वीडियो में कि इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन के जो इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं उसको हमने यहाँ पे देखा है। थैंक यू।